चौहान सर, बिहेवियर का सिस्टम है, तो हमें कब और किस तरह से बातें क्या करनी है क्या नहीं करनी है, ये हमारे बिहेवियर सिस्टम में आता है। हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कैसे पीना है, और हमें किसके साथ करना है, ये सारा का सारा सोशल बिहेवियर मन के द्वारा हमारे होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिंगर है, यानी हमारा जो आयुर्वेद की परिभाषा इंद्रियास 10, कर्मेंद्री 10, ज्ञानेंद्री यानी ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन है, वो सारा का सारा यहीं से कंट्रोल होता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो ये फिंगर नंबर 8 जो है सभी तरह के इंद्रियों के कंट्रोल का, जैसा कि चौहान सर ने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्टडी करके और विचार बना करके वॉइस मैसेजेस में डालते हैं। तो इंद्रियों का विषय मन से है, और इस मन की जो मुख्य बातें हैं वो 4 अवस्थाओं में है। जिसमें सबसे पहली अवस्था है, इस मन की जो सबसे पहली अवस्था है ईगो, अहंकार। अहंकार होना आवश्यक है, ज्ञान अर्जन के लिए अहंकारित हो आप आवश्यक है। किसी को नीचे गिराने के लिए हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव साइन, और किसी को नीचे गिराने के लिए अगर आप अहंकार करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं तो वो नेगेटिव है। तो सबसे पहली अवस्था मन की है अहंकार, यानी नॉलेज प्राप्त करने की व्यवस्था है। नॉलेज भी मिलती है, ज्ञान, अहंकार विनम्र पूर्वक किया जाए तो उसको अहंकार नहीं माना जाए, लेकिन वह विनम्रता पूर्वक न किया हुआ अहंकार में गिना जाता। अहंकार का मतलब ईगो से। अगर चौहान साहब बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं तो देखिए कितना इगोस्टिक व्यक्ति है, अब ये कर रहा है अब वो कर रहा है। तो चौहान साहब, संसार हमें किसी भी रूपता नहीं है। तो ये मन की पहली अवस्था का कंट्रोल है 4 डायमेंशन में। दूसरी अवस्था है इसका, जब ये अहंकार साइन में है तो आप आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहली अवस्था, दूसरी अवस्था प्राप्त हो कोऑर्डिनेशन, कॉम्पैक्ट कोऑर्डिनेशन होता है। जैसा कि साहब, हम सभी जो लोग सीखने वाले हैं, खुद को आपसे जोड़ा, फिर आप सभी को हमसे जोड़ा, इस बीच में ये कोऑर्डिनेशन है, हीट कोऑर्डिनेशन। लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेशन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाए तो ये मन की एक अवस्था है, दूसरी अवस्था लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये कर्माज है। तीसरी अवस्था है इसी मन की, अभी पहली ईगो, दूसरी कोऑर्डिनेशन, इसमें भी पॉजिटिव कॉम्पैक्ट कोऑर्डिनेशन एंड लैक ऑफ। तीसरी है कोऑर्डिनेशन, और तीसरी अवस्था है मेमोरी। जितना आप कोऑर्डिनेट होंगे उतनी ही आपकी मेमोरीज बढ़ती। यानी मेमोरी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप सबको कनेक्ट करना चाहते हैं, कौन छूट गया, कौन रह गया, छोड़ दिया। अगर ये मेमोरी तभी होती है जब हम अपनी अप्रोच को कैजुअल अप्रोच में लेते हैं। चलो कोई छूट गया तो उसका मन होगा तो कर ही लेगा ज्वाइन, हमने तो साइड खोल के हम बैठ गए। चौहान साहब, तो ये है आपकी तीसरी अवस्था की। और चौथी अवस्था है इंटेलेक्चुअल, जिसको आप कहते हैं इन सभी को आपस में बांध इंटेलेक्चुअल।
जैसे ही आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, आप सभी चीजों को, अपनी सभी भावनाओं को, सबको बांध कर रखते हैं कि कब कितना और कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है। तो इंटेलेक्चुअलिटी तभी लॉस होनी शुरू होती है। जब इंटेलेक्चुअलिटी लॉस होती है तो आपकी मेमोरी लॉस होती है, मेमोरी लॉस होती है तो कोऑर्डिनेशन लॉस होता है, और फिर आपकी अहंकार की चौथी अवस्था, ये मन की स्थिति है। ईगो, कोऑर्डिनेशन, मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल, चार अवस्थाओं में मन को यहाँ पर देखा गया है, जो कि आपने देखा है एज की परिभाषा में: फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इंद्रियाज और सोल। ये चार अवस्थाएं इस मन के द्वारा पूरे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं हम लोग। इसके द्वारा लिम्बिक सिस्टम, जो नीचे वाला जोड़ है उसके चारों तरफ मेथी की पट्टी लगा करके, ऊपर वाले में जो मिड ब्रेन है उस पर ट्रीटमेंट करके, तो दिशा और मन की फिंगर को रेगुलेट करके हम बहुत सारे कार्य को यहाँ पर कर सकते हैं। और आज के टाइम में जब कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही है, तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते, और पेरेंट की शिकायत है कि बच्चे हमारी नहीं सुनते, दोनों मिला करके एक दूसरे की नहीं सुनते। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, और यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है काल, समय, नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के माध्यम से। तो देखिए, अभी तक जो 5 द्रव्य थे, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, यहाँ पर जो आपको बीमारियां आ रही हैं, भौतिक बीमारियां आ रही हैं। कौन सी बीमारियां आ रही हैं? भौतिक बीमारियां आ रही हैं, शारीरिक। इसके बाद मानसिक बीमारियां, काल, दिशा, मन और आत्मा की, आत्मा पर जो ब्रेन है। तो फिजिकल और मेटाफिजिकल दो तरह की बीमारियां। तो सबसे पहले हमारा शरीर बीमार नहीं होता, हमारे ये पंच महाभौतिक, जिसको आप कर्मेंद्री कहते हैं, मेटाफिजिकल एलिमेंट, काल, समय बिगड़ता है, यानी हमारे खाने पीने का टाइम बिगड़ा, यानी टाइम के साथ क्या बिगड़ा? प्रैक्टिस बिगड़ी, प्रैक्टिस के साथ क्या बिगड़ा? बिहेवियर बिगड़ा, और फिर क्या बिगड़ा? इंटेलेक्चुअल, आपकी जो नॉलेज है कि हमें कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब सोना चाहिए, सब बिगड़ने लगता है। ये सब एक साथ होता है। तो जितने भी मानसिक बीमारियों का उपचार है, हम लोग इस 10 एलिमेंट कॉन्सेप्ट में काल, दिशा, मन और आत्मा के माध्यम से करते हैं। यहाँ पर सब में देखिए सारा का सारा ब्रेन के कंटेंट भरे पड़े। तो ब्रेन का कंटेंट, आपका लिम्बिक सिस्टम, मिड ब्रेन, और 9 नंबर फिंगर पर फिर से आपकी बॉडी का, पूरे ब्रेन का जो आउटर ऑफ द ब्रेन है, कार्टिकल ब्रेन है, वो प्लॉटेड है, और नीचे वाले जोड़ पर सेंटर ऑफ द ब्रेन, जो कुछ भी कार्टिकल ब्रेन के द्वारा होता है, यानी ब्रेन के आंतरिक हिस्से से जो चीजें आपकी निकल के आती हैं, उसका प्रवाह, उसको दिशा देने का काम कार्टिकल ब्रेन करता है। अब ये कार्टिकल ब्रेन के 4 भाग होते हैं हमारे ब्रेन में, मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। उन चारों का उपचार इसी लेफ्ट थंब के ऊपर वाले जोड़ से हम कर सकते हैं। वो 4 भाग है। फ्रंटल लोब, इसका सबसे बड़ा रोल हमारी बॉडी में है मोटर एक्टिविटीज, जितनी भी हमारी मूवमेंट से संबंधित क्रियाएं हैं। तो ये मोटर एक्टिविटीज, अगर लेफ्ट थंब के ऊपर वाले जोड़ पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में मोटर एक्टिविटीज, अगर नर्वस सिस्टम के डिस्टरबेंस से आई है, यानी ब्रेन के किसी हेमरेज से आई है, या ब्रेन में किसी लीजन बनने की वजह से आई है, कोई गांठ बनने की वजह से आई है, कोई सिस्ट बनने की वजह से आई है, तो ये 9 नंबर फिंगर के ऊपर वाले जोड़ पर। इसका दूसरा भाग है
पैराइटल लोब, जिसका मुख्य कार्य है टच मेमोरी। तो जिसको टच मेमोरी अपनी बढ़ानी है उसको भी यहीं पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यानी आपकी जो मेमोराइजेशन है, बच्चों में मेमोरी फॉर्मेशन की बात नहीं हो पाती। लोग कहते हैं बच्चा पढ़ता तो बहुत है लेकिन मेमोराइज नहीं होता। यानी जो आपका कंप्यूटर का डेटा सेविंग बैंक है, वहां पर चीजें इकट्ठी नहीं हो पाती, वहां से छिटक जाती। तो ये पेराइटल लोब का भी ट्रीटमेंट यहीं से है। तीसरा इसका भाग है टेम्पोरल लोब। ये आपका टॉप ऑफ द हेड पैराइटल लोब, ये फ्रंटल लोब है जो माथे से लेकर के ये है। तो ये ब्रेन का फ्रंटल लोब 1/3 पार्ट, 2/3 में बाकी तीनों है। तो ये टॉप ऑफ द वर्टेक्स आपका पैराइटल है जो टच मेमोरी से रिलेटेड है। तो अगर आपको अपनी इस मेमोरी को बढ़ाना है अपने को, तो आपको यहाँ पर उपचार करना पड़ेगा, लेफ्ट थंब के ऊपर वाले। और ये साइड जो कानों के ऊपर के साइडों में है, ये टेम्पोरल लोब है। इसका काम है बैलेंसिंग और स्पीच फॉर्मेशन। वाणी, अचानक आप देखते हैं किसी का एक्सीडेंट होता है, ब्रेन में चोट लगती है तो आवाज चली जाती है, टेम्पोरल लोब। उसका भी उपचार लेफ्ट थंब के ऊपर वाले जोड़ पर करेंगे। देखिए चूंकि ये प्राइमरी क्लास है तो इसके डेप्थ लेवल तक जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि सारा सब्जेक्ट उल्टा पुल्टा हो जाएगा हम लोग का। तो यहीं पर आप ट्रीटमेंट देंगे, आप देखेंगे कि इफेक्ट मिलेगा। और उसका जो सबसे लास्ट पार्ट है पीछे का हिस्सा, जिसको आप ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, चौथा लोब है ऑक्सीपिटल लोब। इसका कार्य होता है विजुअल पावर। विजुअल पावर यानी इसका संबंध, ऑक्सीपिटल का संबंध सीधे आईज से होता है, जो आपको विजन देता है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो मोटर एक्टिविटीज यानी ब्रेन से लेके बॉडी के एक एक चीज का फंक्शन जो होता है, एक्टिविटीज जो होती है, एक एक ऑर्गन की एक्टिविटीज इसी थंब से। सभी तरह की मेमोरीज, शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग मेमोरी, सबको मेमोराइज करने का काम भी यही पर। स्पीच और बैलेंसिंग भी यही से। क्योंकि बॉडी का जो कंट्रोलिंग है वो तो है, लेकिन कंट्रोल कहाँ से होता है, उसकी कंट्रोलिंग पावर कहाँ से होती है, वो यहीं से होती है। ये बहुत खास बात है। और विजुअल पावर, विजन आंखों के द्वारा जो होता है, उसमें भी इसका बहुत रोल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। और न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन का बिल्कुल सेंटर पार्ट है, वहां से सभी तरह की जो रिकॉग्नाइजेशन हम करते हैं अपने लिए, सारे नॉलेज को जो हम पाते हैं वो यहीं पर आकर के कलेक्ट होता है। तो ये कलेक्टिव सेंटर है फिंगर नंबर 9, इसीलिए इसको ज्ञान, नॉलेज, प्रकाश से बताया गया है। ये फिंगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिंगर नंबर 0 थंब की फिंगर है। नीचे वाला जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और 0 नंबर पर ऑर्गन प्लॉट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन, यानी जहां से हम प्रोड्यूस हुए उसी में विलीन होना। यानी ये आत्मा परमात्मा से पैदा हुई उसके अंश के रूप में और वापस उसी में विलीन हो जाती। और ये बीच के जो इंद्रियाज हैं ये रिसाइकलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर ये सारी जॉइंटों पर चारों तरफ मेथी की पट्टी लगा करके ये सारा चीज हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और उस पर कलर से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अभी जो आपको फाइल दी है उसमें सारे एलिमेंट के कलर हमने दिए हुए हैं आपको, सारे एलिमेंट के कलर दिए हुए हैं, वो भी आप पढ़िएगा। कौन किस कलर को कंट्रोल करता है, किस एलिमेंट को कंट्रोल करता है, किस कलर द्वारा, वो सारा चीज हमने दिया है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑर्गन
कि जॉइंट पर प्लॉटिंग हमने आपको बताया। और देखिए इन्हीं जॉइंटों पर कुछ और प्लॉटिंग है बीच वाले जोड़ पर, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बीच वाले जोड़ पर भी कुछ प्लॉटिंग्स है, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं और इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लॉटेड इन फिंगर। तो सबसे पहली फिंगर पर देखिए आकाश, जिस पर लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन प्लॉट है, उसके बीच वाले जोड़ पर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड प्लॉट है, फीमेल में ओवरीज एंड मेल में टेस्टिकल्स, जिसको हम लोग गोनैड्स कहते हैं। तो देखिए हार्मोन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है मेल और फीमेल दोनों हार्मोन्स का, तो उसको गोनैड्स बोलते हैं। ओवरीज इन फीमेल, जो कि ओवरीज फीमेल में हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, जिसको आप एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। इन दोनों का सेक्रेशन फीमेल में ओवरीज के द्वारा। तो जितनी भी फीमेल तरीके की हार्मोनल प्रॉब्लम होगी, जिसको आप गायनिक प्रॉब्लम के रूप में जानते हैं, वो सारा यहीं से ट्रीटमेंट होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और मेल में टेस्टिकल्स के रूप में, जो इसी ओवरीज के माध्यम से एग फॉर्मेशन होता है। तो एग का बनना, एग फॉर्मेशन ना होना, यहाँ पर इलाज होगा। और मेल में स्पर्म फॉर्मेशन और स्पर्म का ठीक से फॉर्मेशन ना होना भी यहीं से हम ट्रीट करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिंगर है, आकाश की फिंगर। और जो हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, वो ये देखा है कि जिन लोगों में लंग्स और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। जिन्होंने टीबी की दवाइयां खाई हो लंग्स से रिलेटेड या आंतों से रिलेटेड, उनको इनफर्टिलिटी के बहुत केसेस हमारे पास आते हैं। तो मैक्सिमम देखा जाता है कि या तो लंग्स या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस हार्मोन से संबंधित जितने भी इम्बैलेंसेस हैं इनफर्टिलिटी हार्मोन्स की वजह से, तो फिंगर नंबर 1 के पित्त जॉइंट पर ट्रीटमेंट कर। फिंगर नंबर 2, जिसके पित्त जॉइंट पर जो प्लॉट है, वो एड्रिनल ग्लैंड है। देखिए सबसे पहली फिंगर क्या है, आकाश की है। नीचे से हम काउंट करते हैं बेस से। तो सबसे नीचे हमारा जो हार्मोन्स की इंडोक्राइन ग्लैंड है, वो मेल में टेस्टिकल, फीमेल में ओवरीज है। उससे ऊपर आएंगे तो किडनी के ऊपर टोपी के आकार का एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंडोक्राइन ग्लैंड है। मैं इसकी थोड़ी थोड़ी सी विशेषताएं बताऊंगा और ये आपके लिए बहुत पर्याप्त होगा। तो जितनी भी बॉडी में हमारी एक्टिविटीज और मूवमेंट होती हैं, यहाँ पर नेचुरल स्टेरॉयड बॉडी प्रोड्यूस करती है। नेचुरल स्टेरॉयड बॉडी प्रोड्यूस करती है। एड्रिनल ग्लैंड 2 तरह के हार्मोन सेक्रेट करती है। उसके 2 सेक्शन है, कार्टेक्स रीजन और मेडुला रीजन। और यहाँ 2 तरह के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन। एक में स्टेरॉयड सेक्रेशन होता है, क्योंकि इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा अपने आप में ही 1 घंटे 2 घंटे का सब्जेक्ट हो जाएगा, हार्मोन्स के बारे में बताएंगे तो। लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या है वो हमें जानना है। आप इस पूरे वीडियो को बार बार सुन करके समझिएगा। तो 2 तरह का हार्मोन्स बनाता है, जहां पर एक स्टेरॉयड बनाता है, कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स,
और यही हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं बनता। ये हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड के कंट्रोल से बनता है, पिट्यूटरी इसका कंट्रोल नहीं कर सकती। और जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स बनाने का काम होता है वो भी यही करता है। तो हमारी बॉडी कितनी पावरफुल होगी हमारी बॉडी में, वो इसी से होता है। तो देखिए जितनी अच्छी स्मॉल इंटेस्टाइन जितना अच्छा जूसेस बनाएगा और उसका कन्वर्जन ब्लड में होगा और वो बॉडी में सप्लाई होगा, तो ये एड्रिनल ग्लैंड हमारे शरीर को फैटी बनाएगा, मोटा बनाता है। आप जानते हैं स्टेरॉइड का सेवन करने के बाद बॉडी में फैट बढ़ता है। अभी दूसरा वर्जन भी बताएंगे आपको, फिर आपको और मजा आएगा। तो ये स्टेरॉइड हमने देखा कि जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, आप सभी लोग इस बात को करके देखिएगा कि जब आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, और मेल और फीमेल में देखिए क्या होता है कि जब हार्मोन का इम्बैलेंस होता है एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, जब हार्मोन्स बनना कम हो जाते हैं तो बॉडी फैलने लग जाती है। जब बॉडी फैलेगी, बॉडी का स्ट्रक्चर फैलेगा तो फटीग होगा, थकान लगेगी और बहुत सारे सिम्टम्स मेनोपॉज के आते हैं। तो इन्हीं दो फिंगर पर उपचार करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। हमने बहुत सारे लोग आए, कुछ एथलीट्स आते थे कि सर हम दौड़ते हैं तो थक जाते हैं और बहुत कुछ खाने के बाद नहीं हो रहा है, तो हमने इस पर कलर बता दिया कि डार्क ब्लू कलर लगाओ और मेथी की पट्टी लगा के दौड़ा। आफ्टर 15 डे दे कम बैक और उन्होंने बोला कि सर हमारी स्ट्रेंथ में बहुत तेजी से सुधार हो। हमने इस हार्मोन का सेक्रीशन, स्टेरॉयड का सेक्रीशन हमारी बॉडी में बढ़ा दिया और ये कहा सीधे हार्ट के साथ ब्लड में मिलकर के पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं और एक एक सेल को एनर्जाइज करते हैं। दिस इज नेचुरल हार्मोन्स। चौहान साहब ये किसी डोप टेस्ट में नहीं आएगा। और इसकी इस हार्मोन्स वायु से संबंधित है, तो इसका एक और गुण होता है, इसका एक और कर्म अच्छा होता है कि ये सिचुएशन से, परिस्थितियों से लड़े या भाग जाए, फाइट और फ्राइट, लड़े या भागे, इस तरह के क्विक डिसीजन लेने में भी सहायता करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। जब आप किसी भी परिस्थिति में हो और आप उससे डिसीजन लेकर के बाहर निकलने में सक्षम नहीं है, बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये फिंगर नंबर 2 पर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, फिंगर नंबर 1 पर गोनैड्स हैं, यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यू मेल और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, मेल और फीमेल। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप समझिएगा। फिंगर नंबर 3 जल की फिंगर पर देखिए पैंक्रियाज से संबंधित है। पैंक्रियाज जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में इंसुलिन का सेक्रीशन करता है, डायबिटीज के उपचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। डायबिटीज के उपचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पैंक्रियाज। तो अगर डायबिटीज है तो इस फिंगर पर लाइट ब्लू कलर लगा, और डायबिटीज को यानी ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम पैंक्रियास से सेक्रीट होने वाला इंसुलिन हार्मोन करता है। और ये पैंक्रियास के दो हिस्से होते हैं, हेड और टेल। हेड रीजन पैंक्रियाटिक जूस डियोडिनम में डालता है तो डाइजेशन की पहली अवस्था पूरी होती है। उसका टेल रीजन, जिसको इस लैंड ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, वहां से ये 3 तरह के हार्मोन सेक्रीट करता है। अल्फा बीटा गामा सेल होती हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागान, बीटा सेल से इंसुलिन, गामा सेल से सोमैटोस्ट्रिन हार्मोन सेक्रीट होता है। ये डिटेल थोड़ी सी इसलिए बता रहे हैं कि कंटेंट आप सबके पास नहीं होगा,
क्योंकि साइंस की किताबें नहीं है, तो आप इसको जब पढ़ के उपचार करेंगे तो समझ आएगा। इंसुलिन के फंक्शन को और इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज दो और हार्मोन छोड़ती है, जिसको ग्लूकागॉन और सोमैटोस्ट्रिन कहते हैं। ये सोमैटोस्ट्रिन और ग्लूकागॉन इंसुलिन के फंक्शन को नियंत्रित करती हैं, और इंसुलिन इन दोनों के फंक्शन को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन कम बन रहा है तो डॉक्टर इंसुलिन दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के पास कोई कलाकारी नहीं है कि ये ग्लूकागॉन और सोमैटोस्ट्रिन के सेक्रीशन को कम कर दें, जिससे कि इंसुलिन का सेक्रीशन बढ़ जाए बीटा सेल से। ये बड़ी खास बात है। इसीलिए जितनी भी हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर नॉन क्योरेबल। जब एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे थे, तो जिनका बीपी बढ़ जाए और किसी भी तरह से कम ना हो, तो इस बीच वाली फिंगर को दबाइए, बीपी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि एड्रिनल से सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स की वजह से अगर बीपी बढ़ता है, तो इसको एड्रिनल हाइपरटेंशन कहते हैं, जो किसी भी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता। और ये सब चीजें मेडिकल साइंस वाले तो जानते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं। तो वो ग्लूकोज चढ़ाते रहेंगे, इंजेक्शन देते रहेंगे, लुक एंड वॉच करते रहेंगे कि अगर बॉडी अपने आप काम कर जाए तो ठीक है, नहीं तो राधे राधे। तो गुरु पैंक्रियास गुरुजी आपने अभी बताया ये लेफ्ट, इसको 2 नंबर 3 नंबर अग्नि वाले को दबाना है बीच वाले जोड़ पर। ये कैसे साइड से दबाना है, ऐसे दबाना सर? चारों तरफ से। अच्छा, अराउंड अराउंड सब ओके सर। अराउंड, चारों तरफ से। इस पर बताएंगे कि कैसे कलर लगा करके आप इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें ठीक है क्या सर। होता है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है ना, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं कलर लगा करके, मेथी की पट्टी, इसी सब चीजों पर हम लोग की आगे की क्लासेस होंगी। सर पहले एक हम लोग रिक्वेस्ट है, एंड में ना जो कोरोना वाले एक आपने कलर्स भेजे थे वो भी जरा एक्सप्लेन करा देना, समझ नहीं आया जा रहा। अच्छा कोई बात नहीं, हम समझा देंगे आपको, क्यों चिंता ठीक है कर सर, रहे हैं। थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये पैंक्रियास जो हार्मोन सेक्रेट करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमाटोस्ट्रिन, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को देखता है। ये अग्नि की फिंगर पर है, और देखिए यहाँ पर लीवर और गॉल ब्लैडर उसके ऊपर और नीचे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि इस मेटाबॉलिज्म में, इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म में लीवर का भी बड़ा रोल है, और आपके हार्मोन्स में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा रोल है। और एड्रिनल ग्लैंड यानी जो स्टेरॉयड बनाने का काम करती है, जो 2 तरह के हार्मोन्स बनाती है, एक तो स्टेरॉयड बनाती है जिसमें आपकी बॉडी को ताकत मिलती है, दूसरा जो आपको एनर्जी बनाती है, उसमें मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी को रिलीज करती है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड है। उसी तरह से आप देखिए किडनी का संबंध, किडनी और यूबी का संबंध है थाइमस इंडोक्राइन ग्लैंड से। तो आप देखिए नीचे से, इस एब्डोमेन के इस हिस्से में आपका पैंक्रियाज है, उसके ठीक नीचे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, सबसे नीचे टेस्टिकल्स एंड ओवरीज हैं फीमेल में, मेल में टेस्टिकल्स हैं। उसके बाद देखिए आप ऊपर की तरफ आइए, तो आपके चेस्ट के सेंटर में थाइमस ग्लैंड है, सेंटर में थाइमस ग्लैंड। आप न्यूबॉर्न बेबी को देखा होगा सभी ने, तो उनके चेस्ट रीजन का एक हिस्सा जहां पर धड़कन पता चलती है, जहां पर हम लोग ऑयल बहुत ज्यादा देते हैं, वो थाइमस ग्लैंड है। और ये थाइमस ग्लैंड बच्चों में वेल डेवलप्ड होती है, जिसका संबंध जल तत्व से है। तो यानी जो हमारी इम्यूनिटी लेवल है, वो इस थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड है। बच्चों में थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड है,
जो बच्चे 12-14 साल तक होते हैं उसमें थाइमस ग्लैंड डेवलप्ड होती है। 12 साल के बाद धीरे 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 ये अपना शेप और साइज बदल लेती है। तो थाइमस इंडोक्राइन ग्लैंड कन्वर्ट इनटू द टी लिम्फोसाइट सेल्स। टी लिम्फोसाइट सेल्स जो बड़ों में, यानी जब बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो जिनके भी बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो, जल्दी बीमार पड़ते हैं, सेंटर ऑफ द चेस्ट, जो दोनों ब्रेस्ट के नेपल्स हैं उसके बिल्कुल सेंटर में, वहां पर तेल की मालिश करें धीरे धीरे। तो ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी हो जाती है। छोटे बच्चों में देखिए, जब तेल मसाज करते हैं तो चेस्ट में और हेड के ऊपरी हिस्से में दोनों जगह पर जो है ऑयल मसाज किया जाता है। तो आपकी इम्यूनिटी अगर वीक है तो फिंगर नंबर 4 पर, बीच वाले जोड़ पर ग्रीन कलर लगाएं, या इम्यूनिटी को मेंटेन करना है तो ग्रीन कलर या मेथी पट्टी लगाएं। तो हम लोगों ने देखा है कि जो लोग कहते हैं इम्यूनिटी वीक, जी मैं ये कहती कि जैसे नॉर्मली हम जैसे बैठे होते हैं, तो हम बैठे बैठे जैसे अगर हम अपनी उंगलियों को ऐसे जो भी जॉइंट्स हैं उनको हम जनरली, मतलब एक मैं एक लेमैन के लिए पूछ रही हूँ, सपोज हमें इतनी नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल हम अभी नॉलेज ले रहे हैं, बट फिर भी टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, ऐसा सही रहेगा कि हम सारी उंगलियों के जॉइंट्स पे जब बैठे हो 5-10 मिनट उसको ऐसे से हम उसको माइल्डली उसके ऊपर मसाज करते रहें, कि बिल्कुल नहीं कर करना सकते हैं, चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अभी सब बताएंगे आपको आगे फिंगर ट्विस्टिंग के बारे में, ओके। जस्ट इसके बाद जी। तो ये थाइमस ग्लैंड है जो आपकी इम्यूनिटी लेवल को मजबूत करती है। जो बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार कफ कोल्ड होता है, बार बार कोई ना कोई एक्सटर्नल कॉज ऑफ बॉडी को इफेक्ट कर रहा हो, तब आपको थाइमस ग्लैंड पर करना चाहिए। और यही थाइमस ग्लैंड बड़ों में कन्वर्ट हो जाती है टी लिम्फोसाइट सेल्स में। टी लिम्फोसाइट सेल्स में जो हमारी इम्यूनिटी को देखती हैं टी सेल्स के माध्यम से, जो स्प्लीन के साथ मिलकर के हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम को देखती है। फिंगर नंबर 5 पर देखिए, उसके पित्त ज्वाइंट पर यानी बीच वाले जोड़ पर पैराथायराइड ग्लैंड प्लॉटेड है। पैराथायराइड ग्लैंड, कुछ चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होगी, इसीलिए मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। एक दिन एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी चलेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। इसलिए पैराथायराइड ग्लैंड जो आपके गले में है, ये देखिए ऊपर क्या है, थायराइड ग्लैंड है, उसके ठीक नीचे ये साइडों में जो गड्ढे हैं, इसमें मटर के दाने के बराबर छोटी छोटी गांठें मिलेंगी। ये पैराथायराइड ग्लैंड है और इनका कार्य हमारे शरीर में मुख्य रूप से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, चूने का मेटाबॉलिज्म। आप सभी लोग चूना जानते हैं, जो आपकी बॉडी में आजकल देखिए सबको कैल्शियम की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तो जब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है तो आपको फिंगर नंबर 5 के बीच वाले जोड़ पर ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में स्ट्रांग होगा। इसका कार्य, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, दिस इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल ऑफ नर्वस सिस्टम, स्केलेटल ऑफ मसल सिस्टम। इन सब की जो ढांचे हैं ना, जो हमारे शरीर को स्ट्रेंथनिंग देती हैं, उन सब को ये इसका बिल्डिंग मटेरियल है। तो कैल्शियम की कमी से सिर्फ आपका हड्डियां नहीं कमजोर होंगी, नर्वस सिस्टम भी वीक होगा, मसल्स पावर भी वीक होगी। तो यहाँ पर चूने की जो कमी होती है, पैराथायराइड के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करेंगे, पैराथायराइड के माध्यम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जिसको चूना यानी कैल्शियम लेवल बॉडी में कम हो, तो 5 नंबर की फिंगर पृथ्वी तत्व पर उसका उपचार करना चाहिए। 6 नंबर फिंगर काल की है, जिस पर थायराइड ग्लैंड प्लॉटेड है। देखिए क्या है,
ये जो आपका एडामेपिल्स है इसके दोनों तरफ ये पेयर ऑफ थायराइड ग्लैंड है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस पैराथायराइड यानी पार्शियल थायराइड ग्लैंड के नाम से जानिए तो ये सिर्फ चूने का मेटाबॉलिज्म बॉडी में दिखता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। थायराइड का काम है इंटायर मेटाबॉलिज्म बॉडी का देखना, डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ब्रेन में, आपके थॉट प्रोसेस का मेटाबॉलिज्म यहीं से होता है। थायराइड ग्लैंड का काम है मेटाबॉलिज्म। तो देखिए अगर थायराइड का डिसफंक्शन हो जाता है तो दो तरह से होता है। पैराथायराइड का भी डिसफंक्शन होता है तो दो तरह से होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाता है या हाइपो पैराथायराइडिज्म हो जाता है। हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाता है तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसको आप पीटीएच कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच। पीटीएच लेवल अगर आप ब्लड में चेक कराएंगे तो ये बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये क्या करेगा, सारे ज्वाइंटों में ब्लड के साथ जाकर के जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, तो आपकी बॉडी लॉक हो जाएगी। आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, जगह जगह ज्वाइंट्स बॉडी लॉक हो जाएगी, मसल्स हार्ड हो जाएगी। तो ये हाइपर पैराथायराइड में होता है। और हाइपो पैराथायराइड की कंडीशंस में कैल्शियम की कमी हो जाती है। हाइपो पैराथायराइड यानी पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रीशन कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ट्रीटमेंट आप करेंगे मेथी पट्टी लगाकर, कलर लगाकर। सिर्फ आपको हम बताएंगे कि टोन कैसे होगा, सेडेट कैसे होगा। हाइपर है तो क्या करेंगे, सेडेट करेंगे, कम करेंगे, ये सब बताएंगे आपको। तो 1-2 मिनट में आप कनेक्ट कर लेंगे। थायराइड ग्लैंड में दो तरह से थायराइड का फंक्शन होता है, हाइपो एंड हाइपर। अगर हाइपो पैराथायराइड है तो थायराइड ग्लैंड में 3 चीजें होती हैं, T3, T4 एंड TSH। तो हाइपो पैराथायराइड का मतलब हो गया कि थायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन यानी कम हो जाना। तो इसमें TSH लेवल बढ़ जाता है, इसमें TSH लेवल बढ़ जाता है। पैराथायराइड में TSH लेवल बढ़ जाता है, पैराथायराइड सॉरी TSH लेवल घट जाता है। तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं बॉडी में। गुरुजी थायराइड का जरा रिपीट कर देना दोबारा। जी बिल्कुल कर रहा हूँ सर, बहुत डिटेल से कर रहा हूँ। TSH मैं उसी बढ़ना को और देख रहा कम हूँ। होना। जी जी बिल्कुल उसको करेंगे, उसी के लिए मैं देख रहा हूँ। जी देखिए दो तरह का होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से सेक्रीशन दो तरह से होता है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। जो इससे रिलीज होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन्स है वो दो तरह से बॉडी को इफेक्ट करता है। पहला कंडीशन है हाइपो। अब ये थायराइड ग्लैंड 3 तरह से हार्मोन को सेक्रीट करती है जो आपको बहुत इजीली पता चल सकता है, T3, T4 और TSH। जब हाइपो सेक्रीशंस होता है यानी थायराइड ग्लैंड का हाइपो सेक्रीशंस होता है तो यहाँ पर आपको जो इफेक्ट पड़ता है हाइपोथायराइडिज्म में, TSH लेवल बढ़ जाता है, यानी आपकी मेटाबॉलिज्म
हमने बोला कि थायराइड ग्लैंड इंटायर बॉडी के मेटाबॉलिज्म को देखता है, डाइजेशन को भी मेटाबॉलिज्म में ही लेते हैं। तो उस मेटाबॉलिज्म में आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, जिससे आपका बॉडी वेट बढ़ने लगता है, जिसमें T3 T4 की मात्रा पर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन TSH लेवल बढ़ जाता है। TSH बढ़ जाता है तो हाइपो थायरॉयडिज्म कहते हैं, और इसमें बॉडी का वेट बढ़ता है। तो देखिए क्या क्या सिम्टम्स आता है। एक तो डिप्रेशन आता है, हाइपोथायराइड में डिप्रेशन आता है, और इम्पोटेंस यानी इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, ओबेसिटी आता है, या वेट गेन जिसको कहते हैं आप, एस्थेनिया डिजीज है, और फिजिकली फटीग महसूस करना, मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करना, यानी मेंटल फटीग। और इसमें देखिए जो मेजर सिम्टम्स के रूप में आप देखते हैं तो नींद की मात्रा नींद की मात्रा बढ़ जाती है, लेटे रहने का मन करता है, सोने का मन करता है। और जिनका TSH लेवल बढ़ा होता है हाइपोथायराइड में, उनको कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, यानी ठंडक अच्छी नहीं लगती, बॉडी लो फील करती है, लो फीलिंग होता है, और बॉडी टेम्परेचर भी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे कम होता है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि आदमी मेंटली डिप्रेस होता है, शरीर पूरा उसका साथ नहीं देती, और वो कंप्लीट फिजिकल और मेंटल फटीग महसूस करता है, और सांस फूलना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है इनहेल एक्सेल करने में। तो ये TSH का ट्रीटमेंट फिंगर नंबर 6 के बीच वाले जोड़ पर TSH बढ़ने के रूप में करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम लोग फर्दर और भी डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरा है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसमें पेशेंट को भूख बहुत लगती है और बॉडी वेट लॉस होने लगता है। और प्राइमरी कंडीशंस में हम लोग देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में कि शेकिंग ऑफ हैंड एंड फीट, हाथ पैर में कंपन महसूस होती है, शेकिंग महसूस होती है। तो बहुत सारे डॉक्टर इसको पार्किंसन के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेइंग ऑफ हेयर, अर्ली एज में आपके हेयर ग्रे होने लगेंगे, वेट लॉस होगा, ग्वाइटर, ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है गले में सूज सी जाती है जिसको ग्वाइटर कहते हैं, ये हाइपरथायरॉयडिज्म ग्वाइटर के रूप में। और ऐसे पेशेंट की आईज बल्ज आउट हो जाती है, जो आंख है हमारी ये थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाती है, बल्ज आउट हो जाती है। और ऐसे पेशेंट को जिसमें मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो, स्वेटिंग बहुत होती है, और ट्रैकीकार्डिया एक वर्ड इसमें बोला गया है जिसमें हार्ट रेट बढ़ा मिलता है, ऐसे पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो बढ़ा हुआ मिलता है। ये आपका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स है, जिसमें T3 T4 लेवल इंक्रीज हो जाता है, TSH लेवल कम हो जाता है। उसी तरह से आप और डिटेल नोट कर ले, पैराथायराइड में भी, इसमें भी बताया था हाइपर एक्टिविटी, जब उसमें हमने बताया था कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, यानी चूना ज्यादा बनने लगता है। और ये गले के निचले हिस्से में, ये गले का निचला हिस्सा जहां पर ये गड्ढा सा बनता है दोनों साइडों में, ये सेंटर में, और ये यहाँ छोटी छोटी गांठें बन जाती है ये निचले हिस्से में। ये तो ऊपर हो गया जो एडामेपिल है उसके आसपास होता है थायराइड, उसके ठीक नीचे जो गड्ढा जहां पर आपका इंडेक्स जुड़ा हुआ है
वहां पर होता है ये। छोटे छोटे ट्यूमर बन जाते हैं और हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट होने से बोन पेन होता है। और देखिए क्या है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है पेप्टिक अल्सर, स्टमक में अल्सर हो जाता है कैल्शियम की वजह से, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। और किडनी स्टोन फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होती है ऐसे पेशेंट में जिसको पैराथायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव होती है, उनको बार बार किडनी स्टोन बनता है। और इसका हाइपो एक्टिव सिम्टम्स में है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, मस्कुलर स्पाज्म एंड नमनेस, मसल्स सूज जाती हैं। आपको हमने बताया कि ये जो कैल्शियम है ये मसल्स के ढांचे को, नर्व्स के ढांचे को और बोन के ढांचे को, तीनों को नरिशमेंट देता है। क्रैम्प्स आएंगे अगर ये हाइपो एक्टिव हो जाएगा पैराथायराइड तो क्रैम्प आप देखते हैं, नस पनस चढ़ने की बात लोग करते हैं। और हाइपो एक्टिव हो जाएगा कैल्शियम का फॉर्मेशन तो ब्रिटिल नेल्स, नेल आप देखते हैं लोग अपने हाथ से ऐसे धीरे धीरे करके तोड़ लेते हैं, कमजोर होते हैं, ब्रिटिल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। टीथ डीके यानी दांत जल्दी डिजनरेट होने लगते हैं। और नेल पर धारियां बन जाती हैं, बहुत सारे लोगों को नेल पर देखेंगे तो काली काली धारियां बन जाती हैं उठी उठी। और हाइपो एक्टिव सिम्टम्स है पैराथायराइड का तो दिस इज कॉज फॉर कैटरेक्ट, ये कैटरेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हाइपो एक्टिव है पैराथायराइड तो थिनिंग ऑफ हेयर यानी बाल कमजोर होंगे, दुबले पतले कमजोर होंगे, ताकतवर नहीं होंगे। और टिटैनी यानी टिटनस रोग, नस पनस चढ़ने का, बहुत ज्यादा क्रैम्प से ज्यादा की स्थिति टिटनस की हो जाती है, बॉडी ऐंठने लग जाती है, कॉन्वुलेटेड हो जाती है। तो ये पैराथायराइड के सिम्टम्स थे। तो नेक्स्ट है पैराथायराइड के बाद फिंगर नंबर 7 पर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, दिस इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये मास्टर ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड को छोड़ करके रेस्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड को ये कंट्रोल करती है यानी सुपरवाइज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड को, जिसमें आपका एड्रिनल ग्लैंड को छोड़ दिया जाए तो सभी को कंट्रोल करने का काम, यानी सारे इसी के दिशा निर्देशन में काम करते हैं क्योंकि ये डायरेक्टेड हार्मोन्स है, ये सभी को निर्देशित करती है ब्रेन से आदेश लेकर के कि किसको क्या काम करना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन हिस्से होते हैं, वैसे तो हम दो पर बात करते हैं, आगे का हिस्सा और पीछे का, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी सभी तरह के हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स और जितने भी मेल फीमेल हार्मोन्स हैं, थायराइड पैराथायराइड के हार्मोन्स हैं, सबको प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का इलाज एंटीरियर पिट्यूटरी से इन सब सारे के नियंत्रण में होता है। दूसरा इसका पोस्टीरियर पार्ट है जो दो अलग तरह के हार्मोन्स सेक्रीट करता है, जिसको वेसोप्रिन एंड ऑक्सीटोसिन कहते हैं। वेसोप्रिन इज रिलीजिंग हार्मोन्स, वेसोप्रिन एंड ऑक्सीटोसिन इज रिलीजिंग हार्मोन्स, यानी जो बॉडी से चीजों को रिलीज करने में हेल्प करें। आप देखते हैं आजकल एक बड़ा सा व्यापार चल रहा है
गाय और भैंसों से जो मिल्क निकालते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो ऑक्सीटोसिन का ही होता है। और वेसोप्रिन ये डिलीवरी के टाइम में इसका सेक्रीशन बढ़ जाता है, तो ये बेबी को बाहर आने में हेल्प करता है, तो रिलीजिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और यही हार्मोन्स यूरिन की फ्रीक्वेंसी को, स्टूल की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये बड़ी खास बात है। पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्शन की ग्लैंड है, ये आपको सही दिशा में ले जाएगी अगर पर्याप्त मात्रा में इससे हार्मोन सेक्रेट होते हैं। जब ये कम मात्रा में हार्मोन सेक्रेट करते हैं तो हमारी ग्रोथ कम होती है फिजिकली। मेंटली आपका बच्चा, आपके घर में सब कुछ है लेकिन स्कूल से किसी की पेंसिल चुरा लाएगा, किसी की टिफिन चुरा लाएगा, किसी की बुक चुरा लाएगा, तो वो इंटेंशनली नहीं करता बच्चा, हम उसको डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं कि चोरी करके लाए हो, लेकिन चोरी इसलिए वो कर रहा है क्योंकि उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड डिसफंक्शनड है। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड पर उपचार देना शुरू कर देंगे तो बच्चे की ये एक्टिविटीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस बात को आप सभी को जानना है कि कोई भी बच्चा किसी भी गलत निर्देशन में जाता है तो आपको ये बात समझना है कि जो बातें हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की डिजीजों का इलाज होगा, मानसिक और शारीरिक व्यवहारिक। फिंगर नंबर 8 पर जो इंडोक्राइन ग्लैंड प्लॉट है वो आपका है पीनियल ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आंख के ठीक पीछे, जो आंख की पुतली है अंदर की, उसके ठीक पीछे, इसी के पीछे लगी होती है, कोर ऑफ द ब्रेन में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भारतीय योग साइंटिफिकली इसका कोई साइंस में अभी इसका कोई बहुत ज्यादा रोल पता नहीं है, लेकिन भारतीय योग दर्शन में इस पीनियल ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल है। ये पीनियल ग्लैंड गॉड रियलाइजेशन यानी मन को नियंत्रित करने की विधि को हेल्प करता है। जब हम मेडिटेट करते हैं, और कब मेडिटेट करते हैं, ये एक तरह का केमिकल यानी हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको मेलाटोनिन हार्मोन्स कहते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन्स कहते हैं, पीनियल ग्लैंड उसको सेक्रेट करता है। और वो मेलाटोनिन ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन्स की कम मात्रा में सेक्रीशन ये हमारे बिहेवियर को फिजिकल वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा, भौतिकता की तरफ ले जाएगा, और इसका प्रचुर मात्रा में सेक्रीशन यानी नॉर्मल सेक्रीशन आपको एक सात्विक और सैद्धांतिक पुरुष बनाएगा, यानी मोरल वैल्यू लेवल बूस्ट करेगा। इस हार्मोन्स का हाइपोसेक्रीशन, कम सेक्रीशन, लोगों को भोग और विलासता में, खास तौर से मेल और फीमेल के अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है सेक्सुअल एक्टिविटीज की। अगर पीनियल ग्लैंड अंडर एक्टिव है तो सेक्सुअल एक्टिविटीज और उसके लिए जितने भी तरह के अपराध कर सकता है व्यक्ति। ये जो लोग आज के टाइम में आप लोग देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनका पीनियल अंडर एक्टिव है। हार्मोन के सेक्रीशन कम होने से उनका व्यवहार यानी बिहेवियर की फिंगर है माइंड, बिहेवियर की फिंगर है लिम्बिक सिस्टम एंड मिड ब्रेन से। हाइपो एक्टिव पीनियल ग्लैंड जिसमें मेलाटोनिन का सेक्रीशन खत्म हो जाता है, तो ये सेक्सुअल एक्टिविटीज में, लूटपाट में, व्यवहारिक रूप से समाज को क्षति पहुंचाने में लगे होते हैं। और जब मेलाटोनिन का सेक्रीशन अच्छे रूप में होता है तो ये आपको सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च अवस्था वाला व्यक्तित्व प्रदान करती है और गॉड रियलाइजेशन में हेल्प करती है। इस हार्मोन का जो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में सेक्रीशन है, भारतीय योग दर्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, साइंस में इसका कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। तो इसका जो सबसे ज्यादा रोल है
रात्रि के चौथे प्रहर में इसका सेक्रीशन सबसे ज्यादा होता है। और हमारे भारतीय योग दर्शन के हिसाब से और आप लोगों के द्वारा हम देखते हैं, जैन साहब बिल्कुल लग जाते हैं 4 बजे से 3 बजे से ही अपना टेंट हाउस लगा करके सबको जगाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तो ये इसका रात्रि के चौथे प्रहर में 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। शाम को 6 से 9, 9 से 12 दूसरा, 12 से 3 तीसरा, 3 से 6 चौथा प्रहर। इस टाइम में सबसे ज्यादा पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है जब वो मेलाटोनिन का सेक्रीशन करती है। और जब मेलाटोनिन का सेक्रीशन आपका मैक्सिमम होता है, अच्छा होता है, तो माइंड काम एंड कूल होता है, यानी आप मानसिक रूप से शांत। और यही कारण है कि हमारे भारतीय योग दर्शन में हमारे ऋषि मुनि सुबह के 4 बजे उठ करके नहाना धोना और सारे कार्य करते थे, पूजा पाठ। तो दिस इज गुड टाइम फॉर स्टडी एंड मेमोराइज एनीथिंग। तो इसीलिए हमारे यहाँ भी 4 बजे सुबह उठ के पढ़ने की बात थी। ये पीनियल ग्लैंड का टाइम है जहाँ पर ये हार्मोन्स का सेक्रीशन सबसे ज्यादा होता है। और ये दोनों ही तरीके से, आप देखिए, दोनों ही तरीके से आप इस पर उपचार कर सकते हैं। हाइपोसेक्रीशन है तो बिहेवियर लेवल इफेक्ट करता है, और ऐसा बिहेवियर शो करता है व्यक्ति जो समाज के दृष्टिकोण से सोशल लेवल पर ठीक नहीं है। और नहीं तो इसी का हार्मोन्स प्रॉपर सेक्रीट होता है तो सोशल बिहेवियर अच्छा होता है। और हाइपर सेक्रीट कर जाता है तो ऐसे लोग घर बार छोड़ के जंगलों में मेडिटेशन और गॉड रियलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट करके आप बिहेवियर की फिंगर पर पीनियल ग्लैंड के द्वारा ट्रीटमेंट कर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फिंगर नंबर 9 पर जो हार्मोन्स ऊपर वाले जोड़ पर प्लॉट है वो है हाइपोथैलेमस, जो कि सभी इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। दिस इज द मास्टर ग्लैंड, दिस इज मास्टर ग्लैंड। ये पिट्यूटरी इसी के सुपरविजन में वर्क करती है। तो जितने तरह के हार्मोन्स का आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सारा का सारा आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी बातें हमने की, तो देखिए बॉडी की एक्टिविटीज का, बॉडी की मेमोरीज का, बॉडी के बैलेंसिंग का, बॉडी के विजुअल पावर का, सबका यहीं से कंट्रोल हो रहा था, ये हाइपोथैलेमस के माध्यम से। फिंगर नंबर 0 पर एक और इंडोक्राइन ग्लैंड प्लॉट है जिसको थैलेमस बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। और इस थैलेमस को 0 नंबर फिंगर है, थंब फिंगर है परमात्मा की। और इसका जो काम है हमारी बॉडी में, इसके सेक्रीशन से क्या होता है कि ब्रेन से बॉडी की कनेक्टिविटी बन जाती है, यानी आत्मा से परमात्मा का संयोग हो जाता है। तो इसको हम लोग साइंस के हिसाब से देखते हैं तो दिस इज रिले सेंटर, रिले सेंटर ऑफ आवर बॉडी। तो ये भी ब्रेन में होती है। देखिए पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये चारों इंडोक्राइन ग्लैंड आपकी स्क्रैनियल कैविटी में, ब्रेन के अंदर है। और इस हाइपोथैलेमस के बाद थैलेमस का काम है बॉडी को रिले सेंटर के रूप में जाना जाता है। यानी अगर ये ठीक से कार्य करती है तो आपके ब्रेन में और बॉडी में जो कुछ भी चीजें जनरेट होती है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती है। आप रिले सेंटर जानते हैं, दूरदर्शन रिले सेंटर, जहां से आपके कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम आपके स्क्रीन पर आते हैं। तो जो चीज आप दिमाग में क्रिएट करेंगे, क्योंकि 0 नंबर क्या क्रिएटिव फैक्टर है, जो क्रिएट करेंगे उसको सामने बता पाएंगे, लिख पाएंगे और ऑर्गन तक मैसेज दे पाएंगे। किस ऑर्गन को क्या मैसेज देना है ब्रेन से,
तो ये रिले सेंटर के रूप में है, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन है, एक्शन ऑर्गन है, उनको आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है ये थैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड की प्लॉटिंग को देखा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज लगाएंगे सर, चौहान सर। इस पर आप लोगों के कोई भी सवाल होंगे तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना छोटे में मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि एंडोक्राइन की हिस्ट्री पढ़ाना बहुत टफ होता है। सर हाइपोथैलेमस जितना, थोड़ा बताएंगे सर? हाँ जी, हाइपोथैलेमस के बारे में और थोड़ा डिटेल कुछ बता सकते हैं? हमने ये बताया कि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हुई है, उन सभी को सुपरविजन देने का काम हाइपोथैलेमस ही करता है। दिस इज द सेंटर ऑफ टेम्परेचर मेंटेनिंग इन होल बॉडी। दिस इज द सेंटर ऑफ एपेटाइट, हंगर एंड थ्रस्ट सेंटर, यानी भूख प्यास जितनी भी बॉडी में चीजें होती हैं सबका ये सेंटर है। तो ये इसका काम है कि बॉडी के फंक्शन को इनहेंस करना है या इनहिबिट करना है, रोकना है, कम कराना है, ज्यादा कराना है। सारे हार्मोन्स के सेक्रीशन को ये इसी तरह से कंट्रोल करता है। तो इसका कार्य बहुत बड़ा है। हमने बोला कि रेस्ट ऑफ हार्मोन्स पर जो चर्चा हम लोगों ने की है, उन सभी को, इवन एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को बढ़ाना और घटाना इसी के बस में, पिट्यूटरी के बस में नहीं है। तो इसलिए सारे हार्मोन्स पर जो चर्चा हम लोगों ने किया वो सब चीज, और बेसिकली आप ये थ्रस्ट सेंटर, एपेटाइट सेंटर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है सर? सर मुझे एक सवाल था। जी, लेफ्ट हैंड साइड, किसी को अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो वायु वाला फिंगर है, उंगली, हाँ हाँ इसमें ऊपर के साइड में फर्स्ट इसमें अगर दर्द है तो उसको हाँ। क्या बीमारी समझी जाए? सर देखिए, आपके सामने ही आगे आप देखते हैं फिर बताते हैं, आइए। हाँ हाँ, सर आपका सवाल वायु, सब बिल्कुल सब जवाब मिलेगा। हाँ, अब देखिए thank you। यहाँ पर प्लॉटिंग ऑफ ऑर्गन ऑन फैलेंजेस, अभी हमने क्या बताया, पहला क्या बताया, मेटाफिजिकल प्लॉटिंग बताई ज्वाइंट पर। कहां पर बताई? ज्वाइंट Joint। पर। अब हम ऑर्गन को फैलेंजेस पर बता रहे हैं कि ऑर्गन को फिजिकली आप देखिए। तो फिंगर नंबर 1 पर देखिए, लंग्स कितना होता है आपकी बॉडी में साहब? लंग्स कितने होते हैं? नहीं पता। 2 सर। 2 होते हैं। ये पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, ठीक है? एक राइट लंग्स है, एक लेफ्ट लंग्स है हाँ। चेस्ट में। जो आपकी ये रिब केस के नीचे कैविटी है, इसमें ए पेयर ऑफ लंग्स है, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। तो देखिए हम लोगों ने बात किया था कि राइट लंग्स पोटेंशियल एनर्जी है, लेफ्ट लंग्स काइनेटिक एनर्जी है। तो उसी तरह से आपके इस फिंगर में ऊपर वाले फैलिंग्स पर स्ट्रक्चर वाइज, अभी आपने जो ज्वाइंट पर देखा वो फंक्शन था, फंक्शन इज मेटाफिजिकल और स्ट्रक्चर इज फिजिकल। अब हम लोग फिजिकल ऑर्गन की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले हिस्से में लेफ्ट लंग्स और नीचे वाले हिस्से में राइट लंग्स। तो अगर आपको राइट लंग्स में प्रॉब्लम है तो ये नीचे वाले फैलिंग्स पर चारों तरफ से उपचार कर सकते हैं। अगर आप फैलिंग्स को दबाएंगे, यहाँ पेन मिल रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन की स्ट्रक्चर लेवल में कहीं प्रॉब्लम है। और नीचे वाले जोड़ पर दबाने से ये पता चलेगा कि लंग्स के फंक्शन लेवल में प्रॉब्लम है। क्लियर हो रही बात सबको सर? यस सर। हाँ हाँ हाँ। तो आपको ये बात समझना है, पहले हमने बताया था ज्वाइंट पर, अब आपको हम बता रहे हैं फैलेंजेस पर। जो स्पेस है ज्वाइंट के बीच का वो चारों तरफ से आप ले लेंगे। तो ये सामने से लंग्स है, ये पीछे से लंग्स है, ये साइड से लंग्स है। तो कहाँ प्रॉब्लम है आप यहाँ पर रब करके देख सकते हैं। इसके लिए जो अभी जैन साहब की पूरी लिस्ट मेरे पास नहीं आई है। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार।
जी वो हमारे यहाँ ना सृष्टि और ईशान ना दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। अच्छा ठीक है सर ठीक है। तो मैंने कहा फिर आपको बता दूं कि वो हमने अपना भी टेस्ट के लिए आज दिया है। जी जी वैसे सिम्टम्स तो नहीं लग रहे लेकिन फिर भी मैंने कल पता लगेगा उसका। ठीक है सर, तो 1 2 दिन 3 दिन हम लोग वॉच कर लेते हैं, है ना? हाँ हाँ जी 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 ठीक है सर, ठीक है, राइट राइट। नमस्कार सर। नमस्कार। सारी आवाज आ रही सबको? कुछ हाँ, आ रही। इम्पोर्टेंट कॉल आ गए जी। आ रही है सर, किसी तो को कोरोना हो गया था, आ रही थी सर आवाज। हाँ, कोरोना भी आ रहा था जी। आपने एक्चुअली वीडियो बंद कर दी ऑडियो की बजाय। अच्छा, वीडियो बंद कर दी ऑडियो की बजाय? हमने कुछ नहीं बंद किया, अपने आप बंद हो गया। इस समय तो सब चल रहा है, आपने सब स्टार्ट कर दिया है। राइट सर। तो हम लोग आर्गन के फंक्शन को पहले जॉइंट पर प्लॉट किया, अब उस आर्गन के स्ट्रक्चर को फेलेंजेस पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लंग्स दो है, राइट और लेफ्ट लंग्स। तो ऊपर वाले फेलेंज पर लेफ्ट लंग्स की पोजीशन दी गई है, ये फ्रंट का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है। इस पर दबाव दे करके हम यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये ऊपर वाले फेलेंज में पेन मिल रहा है, ये सारी चीजें ट्विस्टिंग के माध्यम से सब चीजें करके हम एक एक करके बताएंगे। पहले एक हम लोगों को कंटेंट मिल जाए जिस पर चर्चा करें। तो राइट लंग्स में प्रॉब्लम है तो ऊपर वाले फेलिंग्स पर, और नीचे वाले फेलिंग्स में प्रॉब्लम है तो राइट लंग्स में और लेफ्ट। वॉइस नहीं आ रही सर। आ जाएगी विनोद जी, आ जाएगी। बीच में अगर थोड़ा गैप हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सारे ऑर्गन्स इंटरमिक्स हो जाएंगे आपके। क्यों, क्या इंटरमिक्स कर रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी गुरु जी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आर्गन का फंक्शन और आर्गन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। तो इंटेस्टाइन का, अगर लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो आपको बीच वाले फेलेंज पर देखना पड़ेगा। बीच वाले फेलेंज पर अगर आंतों में, बड़ी आंत में रुकावट है, कॉन्स्टिपेशन है या कुछ भी चेंजेस हो रहा तो बीच वाले फेलेंज पर उपचार करना चाहिए। तो ये तीन चीजें आपको मिली। एलआई एज ए स्ट्रक्चर बीच वाले फेलेंजेस पर, लंग्स लेफ्ट लंग्स ऊपर वाले फेलेंज पर, राइट लंग्स नीचे वाले फेलेंज पर। क्लियर है सर? दूसरा सवाल आपका देखिए यहाँ पर आ गया वायु की फिंगर पर। हार्ट, हार्ट दो हार्ट होता है। अगर आप वर्टिकल लाइन में हार्ट को डिवाइड करेंगे तो दो हार्ट होता है। पहला होता है राइट साइड में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स राइट साइड में होता है, और ये अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड इसमें एक में कलेक्ट होता है एट्रियम में, और वेंट्रिकल से जाता है लंग्स को प्यूरिफाई। और ब्लड लंग्स से कलेक्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एट्रियम में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बॉडी को सप्लाई होता है। तो ये नीचे वाले फेलेंक्स पर राइट हार्ट, जिसमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्शन है और प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। तो इस
इसका मतलब है कि अगर नीचे वाले फेलिंग्स पर दर्द हो रहा है, इसका मतलब दो बातें होती हैं कि जो वेन्स के द्वारा ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट होता है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, या यहाँ कलेक्शन के बाद जो लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है वहां पर प्रॉब्लम है। तो ये आपको हार्ट के निचले वाले हिस्से में दबाव देने से राइट साइड के हार्ट को ये के बारे में बताता है। गुरुजी कई ऊपर बार वाला फैल गुरुजी कई बार पूरा हार्ट ही चोरी हो जाता है, उस समय कौन सा पॉइंट दबाएं? हार्ट चोरी हो गया तो फंक्शन डिस्टर्ब हो गया ना, ओके तो नीचे वाले जोड़ पर दबाएं, ओके ज्वाइंट पर। अब देखिए ऊपर वाले फेलिंग्स पर लेफ्ट हार्ट है जहां से प्योर ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो अगर यहाँ पर पेन मिलता है दबाने से तो आप ये बात समझिए कि जो हार्ट का फंक्शन है, जो बॉडी को प्योर ब्लड यानी न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन के माध्यम से, वहां पर कहीं गड़बड़ है। और ऐसे लोगों को जिनको ब्लड में बॉडी में सप्लाई नहीं होता, थोड़ी देर भर आलती पालती मार के बैठेंगे या किसी अब कैसे बैठेंगे तो नमनेस आने लगती है। एक तरफ हाथ दबा के सो गए तो हाथ सुन्न हो जाता है, बहुत जल्दी से होता है। तो वहां देखिए सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। ऊपर वाले फैलेंक्स में लेफ्ट हार्ट जो बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है यानी सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी तो इस एरिया में पेन होगा, और ब्लड कलेक्शन की प्रॉब्लम होगी तो नीचे वाले फैलेंस पर होगा। बीच वाले फैलेंस पर स्मॉल इंटेस्टाइन, बीच वाले फैलेंस पर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट बीच वाले फैलेंस पर करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जितना आप लोग पढ़ेंगे, जितनी हमारी वीडियोस को सुनेंगे आप लोग, उतनी ज्यादा आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में यानी उसके शेप और साइज में प्रॉब्लम आएगी तो डाइजेशन के टाइम में प्रॉब्लम आएगी, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी। वो स्ट्रक्चरल लेवल की प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। फिंगर नंबर 3 अग्नि की फिंगर है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 लीवर दिखाया है, राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। लीवर के भी 2 लोब हैं। तो हार्ट में भी 2 तरह के लोग होते हैं चौहान साहब। जी एक तो हर चीज चुरा के रख लेते हैं, और एक लोग है कि कोई चीज पाए तो सोचते हैं कितने लोगों को पहुंचा दे। जैसे आप है, जैन साहब है, योग सीखा और सोचते हैं कितने लोगों तक पहुंच जाए। तो ये ऊपर वाला हार्ट है जो सप्लाई करता है। अगर कोई चुरा रहा हो सीख करके तो नीचे वाले जोड़ पर। क्लियर हो रही चौहान साहब? यस सर बिल्कुल। और यहाँ पर लीवर भी 2 लोब में है। राइट लोब, ये आप लीवर देखते हैं तो ये पूरा लीवर है, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है छोटा सा। तो राइट लोब सबसे बड़ा होता है, और जितनी केमिकल एक्टिविटीज होती है डाइजेशन से संबंधित, गुरुजी अगर वीडियो ऑफ कर दो तो आवाज जिनको शायद कमिटी है बार बार नहीं कटेगी। ये आवाज बार बार सिग्नल की वजह से गड़बड़ हो रही है लगता है। ये वीडियो बंद कर दूं? हाँ एक बार वीडियो बंद करके देखिए जरा। जी निश्चित रूप से। थोड़ा सा मैं डिस्टेंस बना लेता हूं बीच बीच में, इसलिए ऐसा हो रहा है। जी जी वो एक्चुअली पिक्चर आपकी स्टिल हो जाती है जी और अब नहीं होगी। आवाज डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो वीडियो काफी एक्चुअली बैंडविड्थ ले लेता है। जी अब जी क्लैरिटी, अब बेटर आवाज आ रही है। जी। तो देखिए लीवर, नीचे का लीवर राइट लोब है जो बॉडी में केमिकल एक्टिविटीज करके डाइजेशन में हेल्प करता है। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी उसको नीचे वाले जोड़ में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम केमिकल एक्टिविटीज यहीं से होती है। जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी नीचे के जोड़ से। ऊपर का जो लेफ्ट लोब है इसको लेफ्ट लोब कहते हैं,
जो एनीमिक लोग होंगे ये ब्लड बनाने का काम करती है, ये केमिकल एक्टिविटीज करता है राइट लोब, तो लेफ्ट ब्लड बनाने का काम करता है। तो जिनको ब्लड की कमी होगी उसको ऊपर वाले जोड़ में, और जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी उसको नीचे वाले फैलेंज में प्रॉब्लम होगी, और जिसको गैस्ट्रिक और ब्लड दोनों की होगी दोनों पर काम करना पड़ेगा। तो ये लीवर है। उसी तरह से फिंगर नंबर 4 पर 2 किडनी है। नीचे वाले फैलेंस पर अगर प्रॉब्लम है तो ये राइट किडनी को इंडिकेट करता है। और देखिए यहाँ बीच में क्या है, गॉल ब्लेडर है। जिनको गॉल ब्लेडर स्टोन होगा ये बीच वाले फैलेंस कुछ नो क्लासेस ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए, तो इसका आनंद समझ में आता है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि गॉल ब्लेडर का स्ट्रक्चर अफेक्टेड है या स्टोन फॉर्मेशन है, छोटी छोटी गांठें मिलेंगी। उसी तरह से देखिए यहाँ किडनी है, ये राइट लोब ऑफ किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। तो किस किडनी में प्रॉब्लम है आप यहां से पता कर सकते हैं। और बीच वाला फैलेंक्स यूरिनरी ब्लडर है, यूरिन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है। किडनी स्टोन है, राइट किडनी में है तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, लेफ्ट किडनी में है तो यहाँ से पता चलेगा। बीच वाले फैलेंज पर है तो यूरिनरी ब्लडर में अगर कोई प्रॉब्लम है, यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप पूरी डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये आपका 5 तत्व हो गया। 5 नंबर फिंगर के नीचे वाले फैलेंज पर स्प्लीन आर्गन प्लॉटेड है। अगर स्प्लीन आर्गन में कोई प्रॉब्लम है उसके स्ट्रक्चर में, तो ये 5 नंबर की फिंगर के नीचे वाले फैलेंज पर, ऊपर वाले फैलेंज पर पैंक्रियाज एज ए ऑर्गन प्लॉट है। स्ट्रक्चर वाइज पैंक्रियाज यहाँ पर प्लॉट है। तो जो पैंक्रियाटिक जूस और इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं करता है तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। और बीच वाले फैलेंज पर आपका स्टमक आर्गन प्लॉटेड है। अगर स्टमक में अल्सर है, जिसको पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं, तो इस पर उपचार करेंगे। तो ये पृथ्वी तत्व पर ये आर्गन की प्लॉटिंग है, फिजिकल आर्गन की, और ज्वाइंटों पर मेटाफिजिकल यानी उसके फंक्शन की, स्ट्रक्चर और फंक्शन, 2 बातें हमने बताई थी। जब हमने आपकी आयु यानी एज की परिभाषा बताई थी तो भौतिक शरीर में 2 बातें बताई थी, फिजिकल यानी फिजिकल बॉडी यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर भी 2 ही बातें अभी बता रहे हैं, फिजिकल बॉडी और फंक्शनल बॉडी। फिंगर नंबर 6 के ऊपर वाले फैलिंग्स पर, ऊपर वाले फैलिंग्स पर स्पाइन, अगर स्पाइन के शेप साइज में कोई प्रॉब्लम है और वहां पर कोई टीबी हो गई है, स्पाइनल टीबी हो गई है, या कोई नोट्स बन रहा है, सिस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऊपर वाले फैलिंग्स में। और ब्रेन के सबसे निचले हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये फैलिंग्स पर मेडुला है। और ये सेंटर वाला हिस्सा जो है बीच का फैलिंग्स, ये वाइटल सेंटर है। वाइटल सेंटर है जो आपको वाइटिलिटी देता है, कि अगर आपके अंदर वाइटिलिटी की कमी है तो इस सेक्शन को आप दबा कर देख सकते हैं, या इस सेक्शन पर आप ऑरेंज कलर लगा कर देख सकते हैं। ऑरेंज कलर लगाने से आपकी फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज कर जाएगी। वो पूरी बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करती है, स्पाइनल नर्व से। अब स्पाइनल नर्व इस बॉडी को कनेक्ट करता है सर्वाइकल से लेकर टेल बोन तक, 31 पेयर। तो ये स्पाइनल सेक्शन में प्रॉब्लम हुआ तो, और ये क्रिएट करते हैं।
जो बताया ये आपके फंक्शन को एज वेल एज लंग्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। हार्ट और लंग्स ही मिलकर के हमारी बॉडी को वाइटलिटी देते हैं, तो ये वाइटल सेंटर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है फिंगर नंबर 7, ऊपर वाले फेलिंग्स पर पॉन्स है। पॉन्स का काम है, अगर ऑल ऑफ सडन आपकी बैलेंसिंग लूज हो अचानक से, तो इस फेलिंग्स पर आप चेक करके देखेंगे तो पेन मिलेगा। ग्रेजुअली स्लोली एंड स्लोली आपकी बैलेंसिंग लॉस हो रही हो, 6 महीने साल भर में आपको पता चल रहा हो कि थोड़ा सा बैलेंस आपका बिगड़ रहा है, तो नीचे वाले फेलिंग्स पर सेरेबेलम पर देखेंगे। बीच वाला हिस्सा वेंट्रिकल्स है, यानी ये ब्रेन का साइफन सिस्टम है। ब्रेन में अगर कोई जमाव हो जाता है, कोई रुकावट हो जाती है, तो यहाँ से ठीक होता है। तो एक बीमारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस यानी हाइड्रो मतलब होता है पानी, सिफलान मतलब ब्रेन होता है। ब्रेन में पानी की मात्रा, जिसको CSF कहते हैं, उसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इस एरिया में अगर आप दबाव देंगे तो ब्रेन से जो पानी की रुकावट है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। ऐसे बड़े सारे केसेस हम लोग किए हैं और बहुत ही अद्भुत परिणाम। अभी करेंटली एक 30-32 साल का बच्चा आता है, उसको भी ऐसे ही अक्सर हो जाता है और उसको स्पाइनल कार्ड के माध्यम से वो पानी फ्लूइड निकालना पड़ता था। अब हमारे यहाँ आ गया, तो यहाँ पर एक मैग्नेट हमने बता दिया है, वो मैग्नेट लगाते रहते हैं। कहते हैं सर जब से लगा रहे हैं कभी प्रॉब्लम नहीं तो हमें हर 1-2 महीने में एडमिट होना पड़ता था, तो करीब साल भर से ऐसा उनको नहीं करना पड़ा। तो ये वेंट्रिकल है, ब्रेन का साइफन सिस्टम है। नेक्स्ट है फिंगर नंबर 8, मिड ब्रेन में अगर प्रॉब्लम है। मिड ब्रेन का मतलब है ये बिहेवियर से है, अचानक से या किसी का बिहेवियर चेंज होने लग जाए, अचानक से किसी का बिहेवियर चेंज होने लग जाए और आप देखें कि वो आज कल तो बड़े अच्छे से हम आपसे बात कर रहे थे, अगले दिन से हमारे बिहेवियर में आपके प्रति रूखापन आए या किसी कारण से हम आपसे दूर भागना चाहते हो, तो ये बिहेवियर चेंजिंग है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है। यहाँ पर एक 4-5 मेथी के दाने लगा करके टेपिंग कर दें और इसको दबाते रहें। और नीचे वाला लिम्बिक सिस्टम है, बिहेवियर बदलता जाए और बदलता ही जाए, फिर वापस ना आए, क्रॉनिक हो जाए तो नीचे वाले में। और बिहेवियर को मेंटेन करने का काम एमिगडाला करता है, ये भी ब्रेन का हिस्सा है, क्योंकि ये सारे चीजें आप लोगों के लिए नई बातें होंगी, लेकिन ये भी ब्रेन यानी जो आपका बिहेवियर सिस्टम है ब्रेन में, वो छोटे छोटे इसी तरह से हिपोकैम्पस, एमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम, मिड ब्रेन, ये सब मिला के 9 छोटे छोटे कंपोनेंट हैं जो हमारे टोटल बिहेवियर को देखते हैं। तो एमिगडाला के माध्यम से हम इस अपने पूरे बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, फिंगर नंबर 8 के बीच वाले फेलिंग्स के माध्यम से। फिंगर नंबर 0, अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कहीं पर किसी तरह का स्ट्रक्चरल चेंजेज आ रहा है फिजिकल लेवल पर, तो हम ऊपर वाले फेलिंग्स पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे फाइब्रॉयड इन यूट्रस या ओवरीज में सिस्ट फॉर्मेशन इन फीमेल, टेस्टिकुलर हार्निया इन मेल, इस तरह की कोई भी चीज आप देख सकते हैं। और एक्सक्रीशन से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे वाले फेलिंग्स में एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कार्टिकल ब्रेन, जिस पर अभी हमने ढेर सारी बातें की, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ऊपर वाले फेलिंग्स में चारों तरफ से ब्रेन को यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे वाले फेलिंग्स पर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन है, यानी जो ब्रेन का न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ द ब्रेन है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए इस फेलेंजेस पर आपके डिफरेंट
ऑर्गन की प्लॉटिंग हो गई। तो ये 10 एलिमेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम हो गया। उससे पहले हम लोगों ने बात की थी 10 एलिमेंट फंक्शनल सिस्टम, जिसमें ऑर्गन प्लॉट ऑन जॉइंट, ऑर्गन प्लॉट ऑन फेलेंजेज। जब फेलेंजेज पर चेक करेंगे तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, और जब हम इसी को ज्वाइंट पर करते हैं तो उसके फंक्शन लेवल को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर आपस में शेयर किया है फंक्शन और स्ट्रक्चर के माध्यम से। नेक्स्ट कोई और भी फाइल है सर आपके पास? चौहान सर, इसके आगे क्या फाइल है? इसके बाद वो पीपीटी है सर जो भेजी है आपने आज। अच्छा, जी। तो आज की क्लास यहीं पर करते हैं। कल की क्लास हम उस पीपीटी से भी शुरू करेंगे जिस पर अजय सर की बात थी कि कॉरेस्पॉन्डेंस बताया जाए। तो उसमें पहला कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो कल वो सेक्शन थोड़ा लंबा होगा। आज अगर आपको कोई सवाल पूछना है सब लोग तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कम से कम वो आधे पौने घंटे की क्लास होगी तो उस पर टाइम लगेगा। सर कोरोना वाला एक बार बता दें। देखिए, कोरोना का जो ट्रीटमेंट आपको दिया हुआ है मेजर स्मॉल फिंगर में दिया हुआ है, ठीक है? ये भेजा था सर। हाँ हाँ, मुझे पता है। देखिए, स्मॉल फिंगर में कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया हुआ है आपको कलर के द्वारा। क्योंकि अभी इस कलर के बारे में हम नहीं बताएंगे। कलर अभी जो नई पीपीटी दी है तो उसमें कलर को हमने भेजा हुआ है ना? तो ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। अब देखिए कि जो बीच वाला जोड़ है फिंगर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 पर 8 पर लगा हुआ है, बीच वाले जोड़ पर। यहाँ पर सारे इंडोक्राइन यानी केमिकल सेक्रेशंस है। अब आप बताइए कि जो नए नए वेरिएंट बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं? केमिकल चेंजेस से बनते हैं। किसी का नया वेरिएंट बनाना हो तो उसमें केमिकल चेंजिंग कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं सर? यस सर। तो ये केमिकल चेंजिंग से बचने के लिए अगर कोई वेरिएंट आपके अंदर आ भी गया तो ये केमिकल चेंजिंग को बचाने के लिए इंडोक्राइन सेक्रीशन ही केमिकल चेंजिंग है। और देखिए, स्मॉल इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के नीचे वाले जोड़ पर। गुरुजी जी, यहाँ पे जो सबसे छोटी उंगली है उस पे क्वेश्चन हाँ, ये है कि सबसे नीचे वाले जॉइंट पे तो लाइट ब्लू दे दिया हमने जी। तो उसके बाद सेंटर पे कौन सा देना? यहाँ सेंटर पर भी लाइट ब्लू ही दिया हुआ है ना सर, देखो। ये 3 नंबर पे जो है ये वाला। हाँ, 3 नंबर सेंटर ज्वाइंट है और अपर ज्वाइंट है ऑरेंज कलर। ये 6 नंबर। हाँ, 6 नंबर और 5 नंबर पर भी ऑरेंज कलर है। और 4 नंबर पर येलो कलर है। क्योंकि अगर इसका जब कलर बताएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसमें हमने हार्ट और लंग्स को बेसिकली लिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि 0.1 सेकेंड में हार्ट और लंग्स के बीच में ब्लड का एक्सचेंज होता है 0.1 सेकेंड में। तो अगर लंग्स में इंफेक्शन आएगा तो हार्ट में भी आएगा। हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये विद इन मिनट पहुंचता है और उस इंफेक्शन को रोकने के लिए ट्रीटमेंट दिया गया है कि पूरी बॉडी में ट्रेवल ना करे। राइट, बस यही संशय था गुरुजी कि पहले उस पे लगाना है ब्लू, दूसरे पे लगाना है ब्लू, तीसरे पे लगाना है ऑरेंज, और जो बीच में स्थान बचा उसमें ऑरेंज और येलो। हाँ, इक्वल डिस्टेंस पर है। अब देखिए, आप देखिए कि इंडेक्स फिंगर में राइट इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले जोड़ पर क्या है? किडनी है। और रिंग फिंगर पर क्या है? मेडुला है और स्प्लीन है। और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर लीवर है। और स्मॉल फिंगर दोनों पर, एक पर लंग्स है एक पर हार्ट है। तो ये जो लाइट ब्लू कलर है ये अग्नि का कलर है। तो किसी चीज को प्यूरिफाई करना हो, मारना हो तो अग्नि का ही कलर लगाते हैं। तो ये जो कलर सर मेंशन है सभी फिंगर्स पे, सभी पे ऐसे कर देना? जी बिल्कुल, करना चाहिए। तो इसको डेली करना है या सुबह शाम लगाते हैं, कैसे करना?
कभी भी एक बार लगा लीजिए आप, शाम को लगा के सो जाइए, चाहे दिन में लगा लीजिए, कोई भी इशू नहीं है, जो आपकी इच्छा हो। नहीं, हाथ धोने से वो फीका हो जाएगा ना? तो रात में लगा लीजिए सर ना, जब सोना हो तो क्या दिक्कत है। आप देखिए कि उसमें आप एक चीज और देखेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड चेक करेंगे तो लेफ्ट थंब में भी कलर लगा है, ब्लैक कलर। ये तो एक पेज हो गया सर, एक हैंड का पेज है, शायद राइट हैंड का ये दिख रहा है, एक पेज और होगा। एक पेज और दिखाता हूँ सर। जी सर ये पैरों में भी लगाना है? नहीं, हाथ में लगाइए, पैर में भी लगा सकते हैं। देखिए लेफ्ट थंब के ऊपर वाले जोड़ पर और नीचे वाले जोड़ पर भी ब्लैक कलर लगा हुआ है सर। इसका पर्पज है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, राइट में नहीं है, तो आपका ये इन्फेक्शन ब्रेन को इफेक्ट न करने लग जाए। आपको बताएंगे सारे कलर का। और देखिए रिंग फिंगर के ऊपर वाले जोड़ पर ग्रीन कलर लगा है। अगर ये टेम्परेचर है तब ये इफेक्ट करने लगेगा, फीवरिश भी हो जाए तो ये ग्रीन कलर भी लगाना चाहिए। तो चूंकि कफ कोल्ड है तो माइल्ड फीवर तो हो ही जाता, बॉडी हीट अप हो जाती है। और ये जो 3 कलर हथेलियों पर दिए गए हैं लेफ्ट में, ये आपकी बॉडी में एसिड बेस रेशियो को, हॉट एंड कोल्ड यानी एसिड बेस रेशियो को मेंटेन करेंगे पूरी बॉडी में। क्योंकि आप जब इन्फेक्टेड होते हैं तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं और उस टाइम में ढेर सारी मेडिसिन और एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड खूब खाते हैं, तो ये आप बैलेंस होना, तो उसके लिए ट्रीटमेंट बताया गया है। तो बहुत सारी बातें इस ट्रीटमेंट में इंक्लूड है। देखने में बहुत छोटे छोटे से कलर हैं, लेकिन इसकी इफेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ठीक है सर, और कोई सवाल हो तो पूछ लें। सर ये लेफ्ट साइड के ऊपर भी लगाना है? क्या चीज? ये लेफ्ट हैंड जो दिखा रहे थे अभी बीके सर। हाँ हाँ दोनों हाथ का बनाया है ना सर, दोनों तो हाथ पर बनाया है। उसमें यहाँ पे भी 2-3 कलर लगे हैं गोल गोल, वो भी लगा दे। हाँ वो भी हाँ लगा। हाँ, वही तो बताया कि एसिड बेस रेशियो को बॉडी में मेंटेन करने का काम। ये बहुत छोटा सा काम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। एचएस जी कोई डाउट होता है तो आप अजय जी को भी फोन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप हमसे भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ये उसमें पहले दिन शायद जो फर्स्ट डे शायद आई डोंट नो किसने बताया था, उन्होंने ये लास्ट फिंगर पे ब्लैक कलर बताया था दोनों। वो एक कॉमन ट्रीटमेंट है, वो कॉमन Okay. ट्रीटमेंट है, ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। राइट सर, हम राइट जी हम सामान्य से विशेष की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। राइट सर। जी गुरुजी कल जैसे ऑफिशियली कोर्स क्लोज हो जाएगा तो परविंदर जी का क्वेश्चन है कि उसके बाद हम अपने विजिटिंग कार्ड पे एमबीबीएस या एमडी क्या लिखवा सकते हैं? कोई रोक सकता है क्या? ऑफिशियली एक हाँ सर, ऑफिशियली एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जितने भी एमबीबीएस बीडीएस और सारा करके लोग आते हैं उनको डॉक्टर लिखने की राइट नहीं है, पता कर लीजिएगा। आप लोग तो बहुत लर्नेड लोग हैं। डॉक्टर उन्हीं को लिखने का राइट है जो पीएचडी किए हुए हैं। That's right. तो जो एमबीबीएस करके आते हैं उनको भी डॉक्टर लिखने का राइट नहीं है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनको भी डॉक्टर लिखने का राइट नहीं है सर। That's तो great. जो लिखना चाहे सब लिखे, सबकी छूट है, कोई पूछने वाला नहीं। परविंदर जी दोनों लिख लेना, एमबीबीएस कोमा एमडी, ब्रैकेट में गुरुजी का नाम लिख लेना। सर ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए सर लीवर की 3 नंबर फिंगर पे सर मेथी दाना लगा दें सर नीचे वाले पे। जी बिल्कुल, कलर भी बताएंगे सर, थोड़ा सा और रुके हैं तो सब और चीजें बताएंगे सर, जरूर बताएंगे। जी बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी, आनंद आ गया। इतनी नॉलेज है आपको कि हमें, मेरा तो ऐसा मन करता है कि डेली शाम को 1 घंटा आपकी कक्षा ज्वाइन कर दूं। सर आपके साथ ही हम हैं, हमें तो साथ चाहिए, हम तो चल पड़ते हैं, फकीर हैं। एक छोटा सा बैग, एक छोटा सा बैग होता है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है और मैं ऐसे चलता ही रहता हूँ।
वो जितने भी महान मुझे तो व्यक्ति ये आज तक पैदा हुए हैं, वो आप ही जैसे होते हैं सर, साधारण ही होते हैं। क्योंकि ये जो हमारा साइंस है, जो साइंस से हमारे साथी और लोग समाज में ठगे जा रहे हैं, उससे बचाने का एक अभियान हम लोगों ने चलाया है। हमारा और हमारी संस्था का जो मोटो है सर, वो ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ये मोटो है। इसी पर हम वर्क कर रहे हैं। हम एक एक को जगाएंगे और आप देखिए उस अलग को आप लोग योग और प्राणायाम के माध्यम से जगा रहे हैं। इस मिशन में और गुरु हम जी लोग आपके साथ हैं जी, और उस मिशन को हम लोग भी आगे लेके चल रहे हैं। इसीलिए जैसे ही अजय जी ने बोला कि हमें इस कोर्स को करना है, कैसे करेंगे, हमने कहा जैसे भी आप प्लान करेंगे उस हिसाब से हम सारे टाइम छोड़ करके टाइम निकालेंगे। तो मिशन यही है कि हम अपने लोगों तक ये सामान्य बातें पहुंचा सकें, जिससे कि लोग जो यहाँ पर सफर कर रहे हैं मेडिसिन खा खा कर, ये जो आपकी हथेलियों पर ना 4 कलर लगाए हैं, और जो लोग एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, हाइपो एसिडिटी से परेशान है, जिसका मेडिक और हेडेक से परेशान है, माइग्रेन से परेशान है, मैं कह रहा हूँ 1 महीने लगा लें, अगर प्रॉब्लम 90% खत्म ना हो जाए तो फिर हमें जरूर मिले। क्योंकि ये जो अजय जी जैसे नौटंकीबाज लोग हैं, इनका क्या इलाज है सर? ये देखो सर ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। बिना इनके तो काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि ये दे आर कैटलिस्ट। देखिए हमें और आपको भिड़ा कर पीछे बैठे हुए कि दोनों लोग लड़ते रहो, दे आर कैटलिस्ट। हमें जोड़ने का काम कर दिया, हमें प्रेरित कर दिया सर। ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। निश्चित रूप से ऐसे लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और जोड़ने का काम जो करते हैं और कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और कार्य की प्रगति को बढ़ा देते हैं, ऐसे लोग बहुत ही अतुलनीय है सर, इनकी बहुत जरूरत है। थैंक यू गुरुजी, मैं तो साइलेंट मोड में था, ये सर ने मुझे ना वो परस्यू कर करके जी जी, थैंक्स टू यू सर, आज बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा सर आज। जी, कल और भी अच्छा रहेगा। जी जी, आगे जो भी कोई कोर्स हो ना, लेवल 1 से लेके जितने भी लेवल होते हो, या इसके अलावा भी अगर कोई भी कोर्स हो, कहीं सेवा हो, उसमें मेरा रोल नंबर 1 लिख देना हर जगह। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई भी कार्य करवाने से पहले ये ना पूछे हमारे से कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। हम हमेशा तत्पर हैं, और हमारी अनएनिमियस कंसेंट है यस यस यस। जी जी सर, बिल्कुल। जब भी कभी आपको हमें जरूरत हमारी आपको होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। श्योर जी। और तो ये बैच गुरुजी अब बनते रहेंगे। अभी बस ये जनवरी और मैक्सिमम फरवरी का महीना है जब ये आकाश थोड़ी सी शरारत कर रहा है। उसके बाद हमारी योग की कक्षा में भी 100 की हो जाती है गैदरिंग। जी, और हम ये सर हम करेंगे, बैच बनाते रहेंगे। जी, तो अब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद वीके सर। नमस्कार सभी को। अजय सर थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू अजय सर, थैंक यू वीके सर, थैंक यू गुरुजी को नमस्कार, थैंक यू। अब आप अजय जी से बात करेंगे, एक बार गुरुजी चले जाएं तो। चले गए गुरुजी? देखता हूँ उसमें पार्टिसिपेंट्स में जाके देखता हूँ। अच्छा हाँ चले गए। अच्छा एचएस जी। यस सर। गुरुजी को ये अजय जी ने फंसवाया हमें इस कोर्स में। सर इनको उंगलबाजी मैंने ही करी थी। हेलो अजय सर को मैंने ही शुरुआत करी थी भी ये ऐसा कुछ करे। विके सर जी। हेलो। यस सर सुन रहे हैं आपको। अरे यार आप कम से कम गुरुजी को तो छोड़ो यार, आप गुरुजी को भी ये कर देते। वो तो सर की बात समझ जाते हैं, वरना वो भी सोच में पड़ जाएगी क्या ये क्या है? वो इतना सीरियसली पूछते हैं तो सर को लगता है ये क्या कोई सीरियस सवाल है क्या?
मैं इसी चीज के पैसे लेता हूँ कि मुझे हर सिचुएशन में हंसाना है। वो हार्ट चुराने वाला पॉइंट पे गुरुजी को गोल कर दिया था आपने। उनको लगा कोई सीरियस सवाल है क्या? वो तो ठीक है, हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन वहां पे तो वो गाना बनता है, दिल साडा चोरी हो गया की करिए। अच्छा। मेरा काम तो किसी भी सिचुएशन में हंसना और हंसाना है, और सबसे खुश इंसान इस दुनिया में वही है जो अपने आप को कार्टून बना के लोगों को हंसा सकता है। तो थोड़ा कार्टून बनना पड़ता है। मैं और अजय जो है ना, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वी आर नेबर। तो हम एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी करके अगर आपके फेस पे स्माइल आ जाए तो समझ कि हमारा जो कोर्स है उसका अंजाम मिल गया हमें। हाँ। सर इसके बाद कोई आपने पूछा जो डॉक्टर लिखना है, कोई सर्टिफिकेट भी मिलेगा? नहीं सर, वो आप खुद ही बना लो सर्टिफिकेट। हमारे यहाँ पे चावड़ी बाजार है चांदनी चौक में, वहां पे बहुत तरह के प्रिंटर बैठे होते हैं। वो उनसे आप किसी भी चीज का सर्टिफिकेट बनवा लो। अब मैंने और अजय ने सीए का सर्टिफिकेट बनाया हुआ पिछले कितने साल से। सर ये बताना थोड़ी ना, आपने बता दी ये बात। नहीं, वो देखो अब तो हम रिटायर होने वाले हैं, तो हमारा जब आज तक चल गया तो अब आगे क्या पकड़ा जाएगा। और जो ओरिजिनल आईसीए देता है ना सर, उससे बेटर है। वो तो सिंगल कलर में आता है, हमारा मल्टी कलर। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग चलने दो। उन्होंने कहा ये आउट ऑफ सिलेबस बातें शुरू हो गई अब। हमारी तो रिश्तेदारी गब्बर सिंह से है, इसलिए हम डरने वाले नहीं है। तो आज हरिद्वार पहुंच के लक्ष्मण झूला। हाँ ऐसे ही लग रहा है। अब वो पूर्णिमा के सवाल का जवाब देता हूँ। पूर्णिमा, आपका कुछ क्वेश्चन था, पूछ लो जरा टेलीफोन कॉल पूरी करके। हाँ जी सर। आपका क्वेश्चन ये था कि अगर हम रैंडमली कभी खाली बैठे हैं, जैसे कक्षा कर रहे हैं, तो अपने पॉइंट्स दबा सकते हैं क्या? हाँ जी। ठीक है, खाली इस पॉइंट को छोड़ के बाकी आपको नहीं, ये अपना नहीं सर, ये स्पाउस की बात है। ये तो स्पाउस वाला पॉइंट है। अच्छा, वरना अंकल बोलते कि किसी और का जो साथ में मियाँ या बीवी है उनका ये वाला दबाना है। मैंने नहीं कहा जी, वीके सर ने कहा। ये छोड़ के आप कोई भी पॉइंट दबा सकते हैं। ठीक है, देखो आपने अगर कोई भी पॉइंट दबाना है, मान लो आप यहाँ से पॉइंट दबा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, क्योंकि शरीर में इतनी व्याधियां हैं और इससे ज्यादा कहां से आएंगी। फुल है बिल्कुल। तो अब तो निकलने का ही समय आ गया है। तो व्याधि निकलेगी अंदर से। तो इसलिए आप कहीं से भी कभी भी कोई सा भी पॉइंट दबा सकते हो और हंसते रहें, हंसाते रहें। सुबह 7 to 8 की क्लास में समय से पहले आते रहें, ठीक है, और वहां परविंदर जी के कराए हुए आसन और प्राणायाम कराते रहें, क्योंकि अब इनको MBBS MD की उपाधि मिल गई है। क्या बात है। कल परविंदर जी के कार्ड आ जाएंगे, आप सबके घर में एक एक गड्डी पहुंच जाएगी, उसका प्रचार करें। इनको भी मिस कर रहे हैं जी हम। सर सर्टिफिकेट सर छपवा लिया सर, सर्टिफिकेट भी आ गया सर, मैं दिखा रहा हूँ। चलो, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ सर, यस ये सर। नौटंकी नहीं चलेगी, कल सुबह क्लास में आज। सर सर्टिफिकेट आ गया सर, सर्टिफिकेट आ गया सर। ये देखो। सर विद फोटोग्राफ है सर, फोटोग्राफ के साथ है सर। देखो कितनी, मतलब गुरुजी अभी बाद में पढ़ाएंगे, पहले सर्टिफिकेट ये इनकी काबिलियत का राज है कि ये काम खत्म होने से पहले सर्टिफिकेट छपा लेते हैं। बहुत फास्ट करते हैं ये। अब परविंदर जी, गुरुजी से कल एक क्वेश्चन पूछना कि मैंने सर्टिफिकेट बनवा लिया है, हाँ जी, और अब पेशेंट्स की जो लाइन लगेगी, हाँ जी, हाँ जी, तो 2 पेशेंट के बीच में कितना डिस्टेंस रखें?
ठीक है, क्योंकि कोरोना टाइम है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उनसे कितनी फीस ले। सर फिर तो मैं सर जेल में ही आऊंगा सर, जो दिल्ली के ऑर्डर है जो वहीं पे देखने पड़ेंगे सर सारे। नहीं नहीं, कोई जेल वेल में नहीं होते, तो वो मेडिकल सर्विसेज इसेंशियल सर्विसेज में आते। ओके जी फिर ठीक है सर, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। सर एक गुरुजी से और पूछ लेना कल एक पॉइंट, कि जैसे हम बार बार सैनिटाइजर यूज करते हैं तो वो यूज ना करना पड़े, उसके लिए कौन सा पॉइंट दबाना है? ओके सर जो पास आए उसका गला। देखो गुरुजी की एब्सेंस में ही हम इतना मजाक कर सकते हैं, उनके सामने अच्छा नहीं लगता। उनके सामने तो अच्छे बच्चे बन के बैठ जाते हैं। हाँ, वहां तो मैंने उनसे दिल चोरी की बात करी तो उसी में घबरा गए थे वो कि ठीक है सर, गुड नाइट, बाय बाय। बाय जी, बाय। बाय बाय बाय। ओके जी।